हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। अभी हमारा एमपी का आयुर्वेदा पीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 25 सितंबर को। आज हम उसके पेपर का डिस्कशन करेंगे, ओनली आयुर्वेदा का आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, चरक के अनुसार स्नेह द्रव्य एवं उसका अनुपात सुमेलित कीजिए। तो घृत का क्या है? उष्ण जल है। तेल के बाद युष का सेवन करते हैं, वसा के बाद मंड का। ये रेफरेंस कहाँ का है? ये चरक सूत्र स्थान 13वें चैप्टर स्नेह अध्याय का रेफरेंस है। वहां पे आपने देखा है कि वसा के साथ एक और चीज भी रहता है, मंड, है ना। तो मंड वसा का मज्जा, तो मज्जा और वसा का मंड अनुपात होता है। तो आपको कैसे याद कराया था कोड बना के? माँ से मंड, माँ से मज्जा और माँ से मंड याद कर लेना। तो मज्जा के साथ वसा भी है, ठीक है। घृत के बाद उष्ण जल, और अगर सभी स्नेहों के बाद कॉमनली पूछा जाए किसका पान करते हैं, तो सभी स्नेहों के बाद उष्ण जल का सेवन किया जाता है ना। सभी स्नेह के बाद भी उष्ण जल का सेवन करता है, ये कॉमनली। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण नस्य का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो बागभट्ट ने नहीं किया है, शारंगधर भोज ने नहीं किया है। सही आंसर इसका काश्यप है। तो काश्यप ने कौन कौन से दो भेद बताए हैं पूर्ण नस्य के साथ? तो पूर्ण और शोधन, पूर्ण और शोधन। फिर वहां पर यह भी लिखा है काश्यप संहिता में कि पूर्ण का विकल्प क्या है? ब्रंघण है। पूर्ण ब्रंघण और शोधन क्या है? कर्षण है। तो पूर्ण शोधन या ब्रंघण कर्षण दोनों ही किसके अनुसार है? काश्यप के अनुसार। शारंगधर की हम बात करें तो शारंगधर जी ने दो प्रकार का नस्य बताया हुआ है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं शारंगधर का? तो रेचन और स्नेहन। रेचन स्नेहन ये शारंगधर का है, ठीक है। फिर बागभट्ट का आप देखें तो आपको क्लास में ट्रिक के साथ पढ़ाया भी गया था, बीबीएस, विरेचन, बी फॉर ब्रंघण, एस फॉर क्या है? शमन है। इसी प्रकार सुश्रुत जी के कितने हैं? सुश्रुत जी के दो हैं। क्या पढ़े थे हमने? स्नेहन और शिरोविरेचन। फिर सुश्रुत के ही 5 पर्याय और होते हैं। अब दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए सुश्रुत के नस्य कितने हैं, तो 2 ही लगाना। ये 5 उन्होंने पर्याय के पर्पज से बताए हुए हैं। तो 5 कौन से होते हैं? आपको क्लास में ट्रिक पढ़ाया गया था, NSPAP। तो N फॉर क्या है? नस्य, S फॉर शिरोविरेचन, P फॉर प्रधमन, A फॉर अवपीड़न, P फॉर प्रतिमर्श। फिर आचार्य चरक की हम बात करें तो चरक जी ने भी 5 प्रकार के नस्य बताए हैं। कौन से बताए हैं? NAD-DP। ये हमने क्लास में ट्रिक बताया था कि हम अपनी व्हाट्सएप पर कौन से DP लगाते हैं जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, नॉट एनी डिफेक्ट। तो NAD-DP। तो N फॉर नावन, A फॉर अवपीड़न, D फॉर धमापन, D फॉर धूम, P फॉर प्रतिमर्श। अंतर किसका होता है? इन्होंने जो प्रधमन बोला है उसी की जगह चरक जी ने धमापन यूज किया है। बाकी दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53, अष्टांग हृदय के अनुसार विरेचन के आयोग का लक्षण नहीं है। तो पिटिका, पीनस, विदा ये सभी मिलता है, प्रवाही का उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। ये कहाँ पर है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आपको मिलेगा, जहां पर चरक जी ने अष्टांग हृदय ने पूरा पंचकर्मा का वर्णन किया है वहां पे। काश्यप के अनुसार अच्छे स्नेह के लिए अयोग्य है। अच्छे स्नेह मतलब क्या होता है? जिसको हम किसी भी अन्य द्रव्य में मिलाकर नहीं दे रहे हैं। तो मतलब जो अच्छे स्नेह है वो क्या करेगा? बहुत जल्दी से स्नेहन करा देगा, है ना। तो हाई क्वांटिटी में इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो मृदु कोष्ठी में हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मृदु कोष्ठी में अगर हम विचारणा के फॉर्म में देंगे, किसी अन्य द्रव्य में मिला के देंगे तो जल्दी से स्नेहन हो ही जाएगा, है ना। तो मृदु कोष्ठ में हम अच्छे स्नेह नहीं देंगे, शाम में नहीं देते। रात्रि जागरण में तो बहुत सारा पंचकर्म कराते ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त तो सभी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपीड़क घृतपान किस अधारणी वेग के उपद्रव की चिकित्सा है? तो मल, क्षुधा, मूत्र, तृष्णा। तो आपको क्लास में ही पढ़ाया है, तो बहुत अच्छी ट्रिक से इसका यूट्यूब पर वीडियो भी डला हुआ है पूरा अधारणी वेग का, चरक सूत्र स्थान के
7वें चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि आप लिखते हो कैसे, मूत्र ऐसे लिखते हो। आपने एक डंडा बनाया, दूसरा बनाया, तो क्या हो गया, 2 हो गया ना। तो औपीड़क, औपीड़क मतलब क्या होता है, भोजन के पहले और बाद में, मतलब दो दो बार दे रहे हो ना, तो इसमें हम 2 बार लिख रहे हैं, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना। तो मूत्र में औपीड़क घृतपान कराते हैं, ठीक है। मल में, शुदा में, तृष्णा में नहीं कराते हैं। अष्टांग संग्रह ग्रंथ के अनुसार निम्न में से कौन सा आहार परिणाम का भाव है, तो इसका सही आंसर क्या है, क्लेद है। बहुत सारे बच्चे इस पे क्या कंफ्यूज हो गए हैं कि हमसे आहार विशेष आयतन पूछा है कि परिणाम कर भाव पूछा है ना। तो ये कौन सा है, आहार परिणाम कर भाव, जो कितने होते हैं, 6। स्नेह काल संयोग है ना, अग्नि है, क्लेद है, इस टाइप का ये 6 है, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है चरक संहिता में। तो देखिए अभी जो ICHO का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने कौन सा पूछा था, ऐसे ही मतलब महाकषाय से पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे स्वेदोपग महाकषाय का घटक द्रव्य नहीं है, तो स्वेदोपग में पुनर्नवा, तिल, बदर, शोभांजन, अर्क वगैरह आता है, उसमें करंज नहीं आता, तो सही आंसर इसका करंज होगा। दंत धावन हेतु तिक्त रस में कौन सी वनस्पति धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये बहुत अच्छे से 4 प्रकार का सुश्रुत जी ने बताया है। निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठा, कषाय खदिरस तथा, मधुको मधुरे श्रेष्ठा, करंजे कटुके तथा, ऐसा बताया ना। तो करंज में कटु रस प्रधान, मधुरे मधुको श्रेष्ठा, मधुर में मधुक, कषाय खदिरस तथा, है ना, कषाय में खदिर है और निम्ब किसमें है, तिक्त में है। तो निम्ब कैसा लगता है हमको, कड़वा लगता है। का से करंज, का से कटु, मधुक मधुर हो गया, खदिर का सैला होता है। हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। सूतिका में स्नेह के पच जाने के बाद यवागु का प्रयोग करने का निर्देश किसने दिया है, तो ये चरक संहिता में आप जब देखेंगे तो चरक शाही 8 में आपको मिलेगा, है ना। वहाँ पे पूरा ग्रहणी और सूतिका परिचर्या के बारे में वहाँ पे वर्णन मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने बाल्यावस्था के कितने वर्ष तक की आयु का उल्लेख किया है, तो बाल्यावस्था 16 वर्ष तक। ब्रॉडली ने 3 तरीके से डिवाइड किया था। पहले क्या था, बाल्यावस्था, फिर उन्होंने जो मध्यावस्था थी, मध्यावस्था को फिर उन्होंने 4 में डिवाइड कर दिया है। बाल्यावस्था में 3 में डिवाइड कर दिया था, शीरक, शीरन्नाद और अन्नाद। फिर शीरक 1 वर्ष तक, ठीक है, 1 से लेके 2 वर्ष तक शीरन्नाद हो गया। फिर 3 से लेके 16 तक अन्नाद हो गया। फिर इन्होंने यहाँ पर 4 में वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि ये डिवाइड किया था। फिर हम 16 से लेके 20 तक राउंड फिगर ले गए। फिर राउंड फिगर में 10-10 ऐड कर दो आप, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50 नहीं कर देना, 40 से लेकर क्या है 70। तो फिर आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था उन्होंने कितना बोला है, 70 से ऊपर बोला है, ठीक है। तो उन्होंने बाल्यावस्था क्वेश्चन में पूछा था, तो हमारी बाल्यावस्था कितनी थी, 16 वर्ष तक की थी। अगला आता है स्तन रोगों की उत्पत्ति। तो स्तन रोगों की उत्पत्ति के दूषित होने से, किसके दूषित होने से होती है, तो सर ने भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, राम करके याद कराया था। R फॉर रक्त, M फॉर मांस, कई सारी चीजों में होता है, जैसे स्तन रोग है, भगंदर है ना, ऐसी कई सारी डिसीज होती है जिसमें रक्त और मांस की तुष्टि होती है। तो इसका सही आंसर रक्त और मांस था। आचार्य बागभट्ट के अनुसार स्तन का प्रमाण कितना होता है, 2 अंजलि होता है। तो स्तन की संख्या कितनी है, 2 है, उसका प्रमाण भी 2 अंजलि, एक कोट से हमने याद किया था। फिर नेक्स्ट है फ्लैग साइन, किसमें पाया जाता है, तो क्वाशियोरकर। इसको किस कोड से याद कराया था आपको क्लास में, कि कश्मीर पर हमने क्या लगा दिया, फ्लैग लगा दिया। कश्मीर पर क्या लगा दिए, फ्लैग लगा दिए। तो फ्लैग साइन क्वाशियोरकर याद किए थे। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, आपने शेड्यूल पढ़ा होगा। तो जन्म में हम 3 टीके लगाते हैं, एक BCG लगाते हैं, OPV देते हैं, ओरल पोलियो वायरल वैक्सीन, ठीक है, और ये क्या लगाते हैं, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या लगता है, बच्चे क्या लगा दिए गलती से, हेपेटाइटिस को DPT कर दिए, है ना। तो DPT तो इसके बाद वाले में लगता है ना,
जन्म में ओनली 3 ही वैक्सीन लगती है। इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए था, ये वाला। इसमें हेपेटाइटिस नहीं लिखा है, ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा यही होगा। ठीक, आचार्य सुश्रुत के अनुसार कर्णवेधन संस्कार कितने माह में कराना चाहिए? पढ़ाया हुआ है 6वें 7वें माह, बाकी और आचार्य का बागभट्ट शारंगधर 6, 7, 8 माह भी पढ़ा है ना, लेकिन सुश्रुत ने ओनली 6वें 7वें में। और कौन सी ऋतु में कराते हैं? शिशिर ऋतु में कराते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और किस पर्पज से कराते हैं, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा है ना, वहाँ पे श्लोक में दिए ही हुआ है। तो 6वें 7वें में शिशिर ऋतु, तो कर्णवेधन करते हैं शीशा को देखकर, तो शीशा से शिशिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शिशु अपनी माता को कब पहचानता है? तो देखो 2 माह में तो सोशल स्माइल देता है। स्माइल कब देता है? सोशल स्माइल 2 महीने में। बहुत से बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो तीसरा माह इसका सही आंसर है। रिकॉग्नाइज मदर, माता को क्या करता है? पहचानता है। तो हमने कोड बनाया था माता, ता से आपको तृतीय याद कराया है क्लास में, तो तृतीय माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से किसका पर्याय प्रायश्चित कहा गया है? तो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का पहला ही चैप्टर है, वहां पे आपने पूरा भेषज का पर्याय पढ़ा है, प्रकृति स्थापनम, है ना, ये प्रायश्चितम प्रकृति स्थापनम तथा करके। अब पूरा श्लोक मुझे अभी तो जस्ट याद नहीं आ रहा है, तो उसमें किसके पर्याय है? प्रायश्चित भेषज का पर्याय। प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। लास्ट वाला मुझे थोड़ा सा याद हो गया, फर्स्ट वाला मुझे याद नहीं आ रहा है। अभ्रक के किस भेद से निरंतर सेवन करने से अश्मरी हो जाती है? तो अश्मरी अभी ब्लैडर में हो गई, फिर यूरेटर में पहुंच गई, हर कहीं भागती रहती ना अश्मरी, तो मंडूक भी उछलता कूदता रहता है। तो मेंढक, मंडूक, ये हमने कोड बनाया था, तो अश्मरी मंडूक। ठीक है, पिनाक, पी धन नाग करके याद कराया था, बीधन विबंधे याद कराया था, तो बीबंध बंध हो गया। नाग जब काटता है तो क्या बन जाता है? कुष्ठ हो जाता है वहां पे, है ना, तो ऐसे करके जाटिता वगैरह। ठीक, सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? वज्राभ्रक होता है, कृष्ण वज्राभ्रक। शारंगधर के अनुसार बसंत ऋतु में काल में अंजन का प्रयोग किस समय करना चाहिए? शारंगधर संहिता में दिया हुआ है, तो हम इसको किसी भी समय कर सकते हैं। बाकी 3-4 चीजें और देख लेते हैं साथ में, मैं आपको लिखा देती हूँ। आचार्य शारंगधर के अनुसार तो देखिए जो मध्याह्न काल होता है, मध्याह्न काल में हम 2 ऋतुओं में करते हैं, हेमंत और शिशिर। अभी कोड बनाकर याद करा दूंगी, ठीक है, हेमंत और शिशिर। पूर्वान्न और अपराह्न, इनमें हम क्या करते हैं? ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में। और बसंत में क्या करते हैं? बसंत में सदैव मतलब किसी भी समय। ठीक है, अब जो हमेशा हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जब पंचकर्मा का हमको प्रयोग करना है, तो जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तभी हम उसका प्रयोग करेंगे, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो देखो हेमंत शिशिर में ठंडी बहुत रहती है, तो सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है, तो हम मध्याह्न के समय इसको करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर। जब भी हम पंचकर्मा पढ़ते हैं इसको बहुत अच्छे से कोरिलेट करके हमेशा याद करते हैं। ठीक है, ऐसे पूर्वान्न अपराह्न, ग्रीष्म और शरद में गर्मी बहुत लगती है, या तो दोपहर के टाइम बहुत गर्मी लगती है, या तो हम ये कर्म सुबह कर लेंगे या फिर शाम को कर लेंगे, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल रहने पर करेंगे। तो पूर्वान्न अपराह्न, इसमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी तब करेंगे। और बसंत ऋतु में सदैव बोला। वर्षा के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं बोला। मकर ध्वज निर्माण हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बालिका यंत्र। तो मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज आप पढ़े हैं, है ना, तो पूरा हम परपटी कल्पनाएं हैं ये, तो है ना, किसमें करते हैं हम? पूरा सागंध निर्गंध मूर्छना जो होती है उसमें ही करते हैं ना, परपटी कल्पना नहीं, है ना। रस सिंदूर वगैरह हम जो बनाते हैं, है ना, तो बालिका यंत्र में इसको बनाया जाता है। कौन सा ग्रंथ? रस बागभट्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था। रस रत्न समुच्चय रस बागभट्ट ने लिखा हुआ है। किस द्रव्य हेतु हिक्का श्वास काश पाशूल हरानाम, ये तो आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है। इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी। कुलत्थ, तुलसी, जो अन्नपान वाले चैप्टर हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ते थे। मैंने हमेशा आपको बताया भी है कि अन्नपान से जो क्वेश्चन होते हैं वो सुपरफिशियली पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। अगर आप उसको सुपरफिशियल भी पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे।
तो हिक्का का श्वास पाशशूल जहां पर आ जाए तो पाशशूल पुष्कर मूल था, पाशशूल पुष्कर मूल। कुलत्थ में क्या था, हिक्का का श्वास तो था, उसमें अर्श भी हो जा रहा था, तो अर्श मैंने याद कराया था। हिक्का का श्वास, तीनों भाई बहन हैं, तीनों को अर्श हो गया। ये भाई बहन किस कुल के हैं, तो कुल से हमने कुलत्थ याद किया था, ठीक है। तो कुलत्थ में लेकिन यहाँ पे बीच में अर्श ऐड हो जाता, ये पाशशूल नहीं रहता उसमें। हिक्का का श्वास अर्श अगर आता, इतना आता तो कुलत्थ का है, पाशशूल आ गया पुष्कर मूल का है। अगर इसमें विष ऐड कर देते आप बीच में, है ना, पाशशूल भी रहता, विष ऐड कर देते तो तुलसी था। तुलसी हमने कैसे याद किया था कि घर में हम तुलसी लगाते हैं ना, तो वहां पर विषैली चीजें नहीं आती ना, तो हमने ये कैसे याद किया था कि विष में रहेगा तो तुलसी रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या था, इन्यूला रेसिमोसा। अब बात अलग है कि आपको बॉटनिकल नेम नहीं पता, इसलिए बॉटनिकल नेम बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि इस बार जो पेपर में आया है हिंदी में एक भी नहीं दिया कि कौन सी ड्रग है, ठीक है, सबका बॉटनिकल नेम से ही पूछा है। तो एकोनाइटम, हेट्रोफाइलम, प्लूचिया लेंसलेट, रासना हो गया, ससुरी कुष्ठ हो गया। सही आंसर इसका इन्यूला रेसिमोसा। सभी को डिस्क्राइब करूंगी, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही डिस्कशन करेंगे। यदा कुर्वन्ति सा कालः, यदा कुर्वन्ति सा कालः याद कराए थे कि जो यदा यदा ही धर्मस्य जो महाभारत में बोला गया वो एक काल पर बेस्ड था, है ना, एक काल पहले वो हुआ था। तो यदा यदा वाला काल से याद किया था हमने, एन वाला वीर्य था, तो हमने याद कैसे कराया था, इस मात्रा को अगर हम ऐसा मोड़ दें तो एन बन जाएगा, तो एन किस में आया था, वीर्य में आया था, ठीक है। सही आंसर इसका काल। स्वरस की शास्त्रोक्त मात्रा कितनी है, अर्धपल। आपको कंफ्यूजन एक से ही हो रहा था कि एक पल लगाऊं कि अर्धपल, तो एक पल तो क्वेश्चन में ही नहीं दिया था, तो आंसर सही अर्धपल। वैसे एक पल भी देता तब भी आंसर अर्धपल ही आता, क्योंकि जो एक्चुअल में स्वरस निकाला जाता है उसको, मतलब जो कपड़े में रखकर निचोड़कर निकाला जाता है उसकी मात्रा अर्धपल है, वही एक्चुअल मात्रा कहलाती। बाकी हम अन्य विधियों से बनाते हैं उसकी मात्रा एक पल है, लेकिन इसका सही आंसर अर्धपल ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वत्सनाभ के प्रयोग से मृत्यु का कारण क्या होता है, तो वत्सनाभ हृदय गति का अवरोध कर देता है। वत्सनाभ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और उसमें ऐसा भी लिखा रहता है यत पाशतरो वृद्धि, मतलब इसके आसपास कोई भी वृक्ष पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विषैला होता है ना, तो ये वत्सनाभ के संदर्भ में ही है। तो हृदय गति अवरोध। शमन स्नेह का प्रयोग, क्षुद्धवतो अनन्नो, पहले तो इसका मीनिंग आप निकालेंगे। क्षुद्धवतो मतलब भूख लगने पर, खाना के टाइम पे, है ना, भोजन के समय भूख लगने पर इसका सेवन किया जाता है शमन का। अनन्नो लिखा है ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि खाना खा लो उसके बाद, अनन्नो मतलब जब हमको भूख लग रही है तो भोजन ना करो, क्या करो, स्नेह पान करो। तो ये किसका रेफरेंस है, ये अष्टांग हृदय का, आप स्नेह अध्याय पढ़ेंगे सूत्र स्थान में, वहां तक मिलेगा, ठीक है। अगला है क्षार वस्ती का प्रयोग किसमें देते हैं, तो क्षार वस्ती हो गया, एक वैतरण वस्ती होता है, ये दोनों वस्तियों का प्रयोग चक्रदत्त ने क्या बोला है, चक्रदत्त का रेफरेंस है कि आमवात में दिया जाता है ना, वहां पे खाना खाने के बाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भुक्तवद प्रदापित करके आता है, मतलब खाना खाने के बाद ऐसी कौन सी क्षार, जो कौन सी क्वाथ वस्ती है जिसको हम देते हैं, तो क्षार वस्ती, वैतरण वस्ती, केवल ऐसी वस्तियां हैं, निरुवस्तियां हैं जो भोजन के बाद दी जाती हैं, बाकी हम निरुवस्ती जीर्णान्न में देते हैं, ठीक है। योनि दोष हरम परम, ये फलघ्रत है, किसका रेफरेंस है, ये भैषज रत्नावली ने योनि दोष हरम फलघ्रत बोला है। कल्याणक में वो पुंसवन के लिए देते हैं, है ना, पुत्रम, पुत्र उत्पन्न करने के लिए देते हैं कल्याणक। बाल चतुर्भद्रा में बहुत, मतलब मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमने लास्ट में बहुत मेहनत किए थे, यूट्यूब पर जो वीडियो बनाए थे मैंने चिकित्सीय योग के, उसमें से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी भैषज रत्नावली का बाजीकरण भी आने वाला, ये सारा पढ़ाया हुआ है ना। टिपली, अतिविषा, नागर, मुठा, ककर संधि, तो इसमें शुंठी नहीं होता है, बाकी ये सब होता है। रक्त शर्करा की कमी, हाइपोग्लाइसीमिया का क्या कारण हो सकता है, तो मलेरिया, एडिसन्स डिसीज, लीवर फेल्योर, इसका आंसर क्या है, ऑल है। अब कथन आ बोल रहा है कि जल में डूबने पर तीव्र श्वसन, श्वास, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है, ठीक है।
अब इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होता है, तो दोनों आंसर इसके सही थे। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, ये। ठीक है, कथन आ एवं बा दोनों सत्य है। मर्फी साइन, मर्फी साइन तीव्र पित्ताशय, एक्यूट पॉलीसिस्टाइटिस। अगर हम इसको बोले मर्फी स्ट्राइड किसमें था, पीवीटी, पेन वोमिटिंग और टेम्परेचर, इसमें अपेंडिसाइटिस में मिलता है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस, वहां पे साइन नहीं रहता, वहां पे क्या रहता है, ट्राइड रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं था क्योंकि वहां पर अपेंडिसाइटिस दिया ही नहीं था। सही आंसर हमारा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। किस रोग में स्वेदन नहीं करना है, तो सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तिमिर में नहीं करते हैं, अर्दित में करते, वातज व्याधि है, खल्ली में भी है, स्वरवित में भी करते ही है। गलशुंडी में कौन सा दोष होता है, तो बहुत से बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो गए थे, वो दिमाग लगा रहे थे शालाकी पर, सुश्रुत पर लगा रहे थे कि गलशुंडी, वो गलशुंडी का तुंडी केरी वगैरह वहां पे कफ रक्त दोष था ना गलशुंडिका में, तो ये क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा था। ये क्वेश्चन चरक संहिता का सूत्र अध्याय त्रशोथी अध्याय से पूछा था। त्रशोथी अध्याय 18वां नंबर का जो चैप्टर था वहां से पूछा था। उसमें कौन सा दोष होता है, उसमें होता है कफ। ठीक है, अगला आता है योनि विशोधन। ये भी चरक सूत्र 13 में है। याद, हमने क्लास में आपको क्या कराया था कि हम योनि में तेल का पिचू धारण करते हैं, है ना। ये योनि में तेल का पिचू धारण करते हैं, तो तेल योनि विशोधन हमने याद किया था। निम्नलिखित में से कौन सा श्लेष्मज कृमि है, तो जितने भी विसरा वाले थे, हृदयाद, उदराद, है ना, विसरा वाले और जो गंध पुष्प वाले थे वो सारे कहाँ पर थे, कफ में थे। ठीक है, लेलेह किस में था, लेलेह पुरुषज में आता, सौसुरत पुरुषज में, सौवार दुम्बर स्पीकरा जंतु माता से, तो रक्तज में आता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सौगंधिक होगा। आचार्य चरक के मतानुसार मूत्र कृच्छ, अपतर्पण संतर्पण उपयुक्त दोनों। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाउट में रहता है, तो पहले मेरी बात अच्छे से समझ लें आप, है ना। फिर वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर सही मानता है। ठीक है, तो देखिए, जब आप चरक संहिता सूत्र स्थान का 23 चैप्टर पढ़ोगे, 23 चैप्टर पढ़ोगे, है ना, वहां पर क्या होगा, संतर्पण अपतर्पणी अध्याय, संतर्पण अपतर्पणी अध्याय पढ़ोगे, तो वहां पे मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस भी बता देती हूँ। ठीक है, संतर्पण अपतर्पणी अध्याय में तो चरक सूत्रों 23 का आप 6 नंबर का श्लोक पढ़ोगे जहां पर संतर्पण जन्य व्याधियां हैं। ठीक है, तो वहां पे संतर्पण जन्य व्याधियों में मूत्रकृत छाया हुआ है। ठीक है, उसी के नीचे जो अपतर्पण जन्य व्याधियां हैं, अपतर्पण जन्य व्याधि है, वहां पे विंड मूत्र संग्रह आया है, विंड मूत्र संग्रह, और ये मूत्रकृत। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। फिर आप जाओ अगला श्लोक पढ़ोगे, श्लोक नंबर 34, श्लोक नंबर 34 पढ़ोगे जहां पर उन्होंने अपतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा के बारे में बताया है। वहां पर उन्होंने ये भी बोला है कि आप अपतर्पण जन्य जो ज्वर है, मूत्रकृत है, उसमें आप ये वाला योग यूज करो। तो वहां पर उन्होंने अपतर्पण भी, मतलब मूत्रकृत को भी अपतर्पण जन्य बोला है ना। तो मतलब इससे ये कंक्लूजन हमारा निकलता है कि मूत्रकृत उन्होंने भले ही लास्ट में बोला लेकिन उन्होंने अपतर्पण जन्य तो बोला है। तो अपतर्पण, मूत्रकृत, संतर्पण, अपतर्पण दोनों होना चाहिए क्योंकि श्लोक में ही रेफरेंस दिया हुआ है। अब ये आयोग के ऊपर है वो आंसर कौन सा मान रहा है। ठीक है, क्योंकि जब डिसीज का वर्णन किया है वहां पर उन्होंने मूत्रकृत, अपतर्पण में नहीं बताया, लेकिन उसी के 2 पेज बाद 34 नंबर का श्लोक देखोगे वहां पर है। तो अभी मैं ये वाला आंसर बता रही हूँ जो शास्त्रोक्त है। ठीक है, फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। गैरिक किस वर्ग में आता है, उपरस में। गंधाश्म, गैरिक, काशीस, कांक्षी, ताल, शिलांजनम, कंकुष्ठम, चैती, रसाश्चाष्टो करके आपने श्लोक पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें जो गैरिक है वो किस में आता है, उपरस में आता है। अगला है पेया, तो पेया में भी 1:14 होता है। मंड पेया मैंने माप से याद कराया था, मंड पेया 1:14 था। ठीक है, अगला है आचार्य चरक के मतानुसार किस ऋतु में नशे का प्रयोग करना चाहिए। पीवीएस बड़ा फेमस क्वेश्चन है। पीवीएस प्रावट, शरद और बसंत,
प्रावट, शरद, बसंत, इनको हम संशोधन ऋतुएं बोलते हैं। इन्हीं में हम नस्य का प्रयोग करते हैं। इनमें हमारे पास एक ही ऑप्शन था, दोनों ऑप्शन में नहीं था, ये शिशिर लिखा है, इस पे नहीं करते हैं। रसना सर्व धातुनाम रस इत्यभिधीयते निरुक्ति किसके संदर्भ में है? तो इसका आंसर रसेंद्र है। ये आपको रस रत्न समुच्चय में मिलेगा, है ना, वहां पर इसका रेफरेंस दिया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, पारिक में आप सॉल्व करोगे, वहां पर है। रक्त सरसव सन्निभा किसका है? पोथिकी का है। याद कराए थे सर, आपको कराए थे सरसों की पोथी, सरसों की पोथी, है ना, तो पोथी का सरसों बहुत अच्छे से याद हो रहा था। शिखी वहिर विचित्राणी, शिखी वहिर विचित्राणी किस रोग का लक्षण है? तो ये आता है पित्तज तिमिर में आता है। शालातिक का क्वेश्चन है, उत्तर तंत्र में सुश्रुत में दिया हुआ है। कर्तव्यम तीक्ष्ण मूर्ध विरेचन। अब देखो मूर्धा में क्रमी है, तो उनको क्रमी को निकालने के लिए हमको तीक्ष्ण शिरोविरेचन देना था, तो इसका आंसर क्या है? क्रमिज शिरोरोध है। ठीक है, फॉन्ट गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मात्राएं चली गई है, समझ लीजिएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार नासा रोग की संख्या कितनी है? 34 है, 31 है। भाव प्रकाश और योग रत्नाकर का कितना था? इसमें हमने 3 ऐड कर दिया था, कितना हो रहा था? 34 हो रहा था, इनका 31 है। कॉर्निया की तीसरी लेयर कौन सी है? बहुत अच्छे से मैंने आपको याद कराया था कि पहले आप एपिथीलियम लिखो, एपिथीलियम और एंडोथीलियम, फिर ABCD पढ़ दो, मतलब BCD पढ़ दो। तो B से क्या हो रहा था? B से बोमेंस वाला हो रहा था, D फॉर डेसमेंट हो रहा था, C फॉर क्या है? कॉर्नियल स्ट्रोमा, C फॉर कॉर्नियल स्ट्रोमा। तो हमारी 3rd नंबर की जो लेयर थी वो कौन सी थी? स्ट्रोमा। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार दीपिका तेल, तो तेल कान जब दर्द होता है तो हम तेल ही डालते हैं, सरकंडा वगैरह यूज करते थे, इसमें उसका तेल निकालते थे, तो कर्णशूल में इसका प्रयोग किया जाता है। कोलास्थी, कोलास्थी किसका है? तुंडी केरी, गिलायु, कंठशालु, गल वित्रथी। बहुत से बच्चे गिलायु भी लगा के आ गए हैं। देखो गिलायु में हमने पढ़ाया था आंवला कस्थी, बताए थे कि आंवला एक रसायन होता है, तो आंवले की गुठली भी खा लोगे, आंवले की अस्थि भी खा लोगे, वो भी क्या करता है? रसायन का काम करता है और आपकी आयु को बढ़ाता है। कंठशालु में था क्या था? कोलास्थी। बहुत अच्छे से कोड बनाकर याद कराया था कि अगर आप बेर खा रहे हो, अचानक से बेर की गुठली आपके गले में फंस जाती है, तो कोलास्थी कंठशालुक है। अगर आप देखो कोल प्रमाण, कोल प्रमाण आपने बहुत सारी जगह पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एक लगड़ भी पढ़ा है ना, कदर, है ना, मेद रक्त कदर, एक कदर में भी पढ़ा है ना, और एक बदर अस्थि निभम, बदर अस्थि निभम, ये किस में आता है? दंत पुटपुट में आता है, दंत पुटपुट, बदर अस्थि निभम, दंत पुटपुट, एक इसका है वाग्भट्ट का। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दंत हर्ष में कौन सा दोष है? तो इसमें आप कहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे? नहीं भी हुए होंगे, तब भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि पाद हर्ष में तो कंफ्यूजन नहीं हो गया था। पाद हर्ष में वात कफ दोष होता है, दंत हर्ष मुख रोग वाले क्वेश्चन है, इसमें कौन सा दोष था? वात था। फिर आचार्य चरक के अनुसार कालक चूर्ण का प्रयोग किस रोग में करते हैं? तो कालक श्लोक में दिया हुआ है चरक जी का, दंत आस्य गल रोगनुत, तो कालक पीतक दोनों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? दंत आस्य गल रोगनुत, मुख रोगों में। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था? उपयुक्त सभी। दंत आस्य मतलब क्या होता है? मुख, और गल के रोगों में। रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृश्यम रसायनम, इसका सही आंसर क्या है? फाइलेंथस एम्ब्लिका। ये क्वेश्चन कैंसिल नहीं होगा वैसे, क्योंकि देखो एम्ब्लिका ऑफिस एनालिस जो आमलकी है ना, ये जो श्लोक है प्रीवियस ईयर का है, आमलकी के लिए पूछा है। एम्ब्लिका ऑफिस एनालिस इसका बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो इंग्लिश नेम होता है ना, वो क्या है? फाइलेंथस एम्ब्लिका है। तो इसका सही आंसर फाइलेंथस एम्ब्लिका होगा। फिर अग्रय द्रव्य शिरोविरेचना नाम, तो शिरोविरेचना नाम अपामार। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं था जो आपने ना पढ़ा, कुछ 2-4 क्वेश्चन को निकाल के, है ना, बाकी सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया गया। तो अकायरैंथस एस्पेरा याद भी कराया था। एक मार्ग, क्या याद कराया था? मार्ग, अपामार्ग का एक मार्ग जिस पर हमको चलना है। एम्ब्लिका राइबिस वेडंग का था, वार्टेक्स निगंडू निर्गुंडी का था, ठीक है। अब
ट्री ऑफ सोरो, सोरो। अब देखो पिछली साल या फिर क्लास में मैंने आपको पार्क में पढ़ाया था कि वहां पे सोरो, शोर मतलब मैंने याद कराया था आपको शोर। किसको शोर पसंद नहीं होता? परी को शोर पसंद नहीं होता, तो इसका सही आंसर पारिजात है। लेकिन अब क्या दे दिया हमको, उसके बॉटनिकल नेम दे दिए, तो इसका आंसर क्या है? निक्टेंथस अर्बर। तो हमने याद कराया था कि अर्बन एरिया में, है ना, अर्बन एरिया में परियां रहती हैं, अर्बन एरिया में परियां रहती है, ऐसे करके इसका एक ट्रिक था। मंतव्य शतम च पंच द्रव्याणाम त्रिसप्तस्य, है ना, तो इसका आंसर सही क्या था? सुश्रुत संहिता में था। ये आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र में मिलेगा, है ना, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में किस क्या है? त्रिसप्तत्य उत्तरम। ठीक है, अगला है उस्चेरिन एल्कलॉइड किसमें होता है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, अर्क का ये क्या है? अल्कलॉइड है। आचार्य के मतानुसार चिकित्सा, ना, स्नूही क्षीर का संग्रह काल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, शिशिर के अंत में इसको दिया जाता है, शिशिरांते। सुश्रुत नक्तांधाना, नक्तांधा में अगस्त, तो पहले जो एग्जाम होता था अगस्त में होता था, तो हमने याद कराया था कि अगस्त में इतनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं कि रात में अंधे हो जाते हैं, तो अंधता, नक्तांधाना अगस्त में दिया जाता, अगस्त है उसका। अधोलिखित पर्यायों का वानस्पतिक नाम मिल कीजिए। तो घनसार कपूर का, पीतसार बीजक, गंधसार चंदन, चंदन में आता है ना, रक्तसार खदिर, बस इसके पर्याय मैच कर लेना। बॉटनिकल नेम घनसार सिनेमोम कैम्फेरा, पीतसार में क्या है आपका? हाँ, मार्सूपियम, बीज का सूप बनाकर पीते हैं। गंधसार सेंटेलम, चंदन से गंध आती है। रक्तसार का क्या है? एकेशिया कटेचु। सही आंसर इसका क्या होगा? डी। गते पुराणे रजसे नवे च शुद्ध स्नाता, ये किसका है? ये चरक का है। चरक संहिता में दिया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने ना गड़बड़ी वगैरह का वर्णन किया है प्रसूता का, है ना, तो यहाँ पे आया हुआ है। लक्षण किसका है? ना स्पंदिते, तो ना से ना स्पंदिते किस में आता है? लीन गर्भ में आता है। अस्पंदनश्च भवति करके उसमें नागोदर में आता है। अस्पंदमानो गर्भ ऐसा आता है, वो अंतर्मृत गर्भ में आता है, तो लीन गर्भ। कौन सा योनि अनुक्रम है? तो संधि जो होता है ना, सहज वाला है, तो इसमें क्या है? असाध्य होता है। अंजन के 4 भेदों का वर्णन, तो अष्टांग संग्रह में आप पढ़ोगे, अष्टांग संग्रह में दिया हुआ है, रेफरेंस लिखा देती हूँ इसका, तो अष्टांग संग्रह में आप देखोगे वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, रेफरेंस अभी मुझे याद तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका अष्टांग संग्रह, इसके 4 हैं। चरक जी के कितने हैं? 2 हैं। सुश्रुत के कितने हैं? 3 हैं। सौवीरान रसायन, इनका वो भेद बताए थे, है ना, स्नेहन, लेखन, स्नेहरोपण वगैरह, इसका है अंजन सुश्रुत संहिता। एक निर्गच्छ, एक शिरोभुजा, तो एक बीज काफी होता है एक वृक्ष को बनाने के लिए, याद किए थे, है ना, तो एक से एक बीज याद कर लेना था। हाँ हाँ, निम्न का सेवन गर्भिणी क्षीर यवागु घृत मिश्रित यवागु प्लस क्षीर स्त्री को किस माह में करना चाहिए? तो इसका आंसर अष्टम मास था। किसका था? चरक संहिता का था। बहुत अच्छे से मैंने YouTube पर ये पढ़ाया हुआ है, पूरा कंपैरेटिव। चरक सुश्रुत हारित का बताया, बागभट्ट का बताया। वहां पे यवागु सर्पिष्मति एक टर्म था कि यवागु में बहुत ज्यादा घी मिलाकर आप दोगे और वहां पे दूध का सेवन करेंगे। ठीक है, जबकि बहुत से बच्चों ने इसमें क्या लगा दिया है? सुश्रुत लगा दिया, 6वां महीना, क्योंकि 6वां तो दिया ही नहीं था इसमें, है, ऑप्शन में नहीं है, तो कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं था, है ना। 86 यवागु करके वहां पे 6वें महीने में सुश्रुत ने यवागु दिया हुआ। ऋतु क्षेत्र अम्बुबीज किसका है? ये गर्भोत्पत्ति भाव है। दशम मास गर्भवासा, ये देखो ये क्वेश्चन डाउटफुल है अभी, क्योंकि हमने चरक संहिता में देखा उसमें दशम मासा करके, दशन मासात करके तो आ रहा है, गर्भवासा उसकी चक्रपाणी टीका में दिया हुआ है गर्भवास, है ना, लेकिन वो दशम मास के साथ गर्भवास नहीं दिया है, थोड़ा सा गैप के साथ दिया है। फिर हमने काश्यप संहिता में देखा, हम नवम आदिशु करके आ रहा है, मतलब हमको तो नहीं मिला है, इसलिए अभी इसको डाउट में रखेंगे, है ना। इन दोनों में से कोई इसका एक आंसर है, लेकिन हमको दोनों संहिता में नहीं मिला है। ठीक है, तो इसको डाउट में रखेंगे। आचार्य के अनुसार मध्य के कितने गुण हैं? 10 है, बागभट्ट के 11 हैं। ये बागभट्ट का है, ये इसका है, चरक का है।
ठीक है। और सुश्रुत के भी कितने होते हैं? 10 ही होते हैं। शारंध्र के कितने होते हैं? ये शारंध्र के 8 हैं। रदित सर्पदंश के लक्षण, तो गहरे निशान किसका था? सर्पित का था। बाकी ये दोनों किसका था? ये निर्विष का था, है ना। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। प्रथम श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कितने रुपए तक का जुर्माना होता है? तो देखो, इसमें प्रथम श्रेणी में 5000 का था और द्वितीय श्रेणी में 1000 का था। कंफ्यूजन हो रहा होगा, दो ही संख्या हमने पढ़ी थी, जिनमें से एक था ही नहीं, तो हमारे पास एक बचा, तो वही आंसर था 5000। जिसे देखकर जगत के सभी प्राणी विषाद को प्राप्त करते हैं, तो ये आश्चर्यचरक सुश्रुत बाघभट, इसका सही आंसर क्या था? सदानंद शर्मा। निम्न में से किसका लक्षण हृदयम ताम्यति, तो रस 6 में हमको मिलता है हृदय में ताम्यता। किस रस के अधिक सेवन से, तो हमने बताया था क्लास में भी कि कषाय रस क्या होता है? स्तंभक होता है, तो हमारे शरीर की सारी चीजों को रुकाने का काम कर देता है, सब कुछ रुका देता है। पक्ष, ग्रह, अपतानक, अर्दित, सभी को रुकाने का काम करता है। कौन करता है? कषाय रस, है ना। तो इसमें सारी चीजों की मूवमेंट रुक रही ना, पक्षपद में मूवमेंट नहीं हो रहा है, अर्दित में मुंह टेढ़ा हो गया, मूवमेंट नहीं हो रहा, तो कषाय रस में है। सुश्रुत के अनुसार कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से श्लेष्म, शोणित क्षय, धमनी शैथिल्य सही नहीं था, क्योंकि शोणित क्षय में हमको सिरा मिलता है, सिरा शैथिल्य मिलता है, और धमनी शैथिल्य जो है मांस में मिलता है। कैसे याद किया था आपने? रस के बाद रक्त आता है, मांस आता है। रक्त में 2 ना दूसरे नंबर की धातु है, तो 2 अक्षर वाला सिरा था। मांस तीसरे नंबर पर आती है, तो 3 नंबर वाला धमनी, 3 नंबर वाला, है ना। तो ऐसे करके क्लास में याद करा। मेदशय में संधि शून्यता मिलता है, कटी शून्यता भी मिलता है, स्वेदशय में स्पर्श वैगुण। एमटीपी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1971 में ये लागू हुआ था। किस रोग में गुदभ्रंश, किस मार्ग में हमको गुदभ्रंश मिलता है? तो गुदभ्रंश वाला मैंने क्लास में बताया था कि जितनी नर्वाइन प्रॉब्लम है ना, वो मध्यम मार्गत है ना, अस्थि संधि वाला है ना। अस्थि संधि में जितने भी नर्वाइन डिसऑर्डर है वो सब आएगा। लेकिन कुछ, अब देखो, गुदभ्रंश मतलब एनन रेक्टम का प्रोलैप्स क्यों हो गया? क्योंकि वहां की स्फिंक्टर है वो लूज पड़ गए होंगे। तो गुदभ्रंश में हमने नर्वाइन करके याद किया था मध्यम रोग मार्ग, अस्थि संधि है, इसको मध्यम बोलते हैं। वात दोष अनुपूर्वी चिकित्सा सन्निपात अतिसार में भी करते हैं, सन्निपात मूत्र कक्ष में भी करते हैं, है ना। ये किसका है? ये चरक का रेफरेंस है। सन्निपात ज्वर में कफ स्थान, उर्मदात में कफ स्थान, ये सब मैंने इसका बताया आपको, चरक का। सुश्रुत ने 2 ही चीजें बताई हैं और दोनों में क्या बोला है? पित्त स्थान अनुसार चिकित्सा करो। उन्होंने सन्निपातज अतिसार बोला है और सन्निपातज ज्वर बोला है। 2 ही चीजें बताई हैं, सन्निपातज अतिसार, ज्वर। इसमें उन्होंने बोला है कि पित्त स्थान अनुसार चिकित्सा करो, ठीक है। दोनों का ही उन्होंने पित्त बोला है। चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा है? क्षुद्र कुष्ठ। तो देखो, एक कुष्ठ पढ़ के डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। क्षुद्र कुष्ठ पढ़ते शुरुआत में एक कुष्ठ ही लिखा रहता है, तो क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत है। पिपली वर्तमान में कुल पिपली की संख्या कितनी होती है? 1000 पिपली होती है ना। उत्कर्ष मात्रा है 550 होती है, 550 उत्कर्ष बढ़ाते हुए फिर 450 इसकी अवकर्ष मात्रा होती है, तो टोटल मिला के हमारी 1000 मात्रा होती है ना। रसायन चिकित्सा का है। नवज्वर में किसका निषेध नहीं है? तो लंघन, ज्वरादो लंघनम प्रोक्ता, ज्वर मध्य तु पाचनम, एक श्लोक है ना। श्लोक से समझ में आ रहा है कि ज्वर के आदि में हमको लंघन कराना है, मतलब लंघन तो निषेध नहीं है, बाकी की चीजें। अब कंफ्यूजन ये हो रहा था कि यहाँ पर कषाय दिया हुआ है, देखो, और जब आप डिटेल पढ़ोगे चरक संहिता, वहां पे चिकित्सा स्थान में, ज्वर चिकित्सा में, वहां पे लिखा है कि ज्वर में कषाय रस का सेवन मना होता, लेकिन कषाय कल्पना का नहीं होता। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं कषाय पान लगा दूं क्या, है ना। ये कषाय कल्पना, कंफ्यूजन आपका क्लियर यही हो जा रहा है क्योंकि आपको पहली ऑप्शन में लंघन दिख गया, तो यहाँ पर जो है वो कषाय रस से लिया है, कषाय कल्पना से नहीं लिया है, ठीक है। संजीवनी बटी, ये भी यूट्यूब पर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, है ना। अजीर्ण और गुल्म में 1-1 बटी का, ठीक है। अच्छा, नीचे आ रहा है ना। अजीर्ण गुल्म में 1-1 बटी, फिर कुछ मिस हो गया है ना, फॉन्ट चेंज हो गया है। इसका जो आंसर था पहला ही वाला है,
एक मिनट जरा। अजीर्ण गुल में 1-1 बटी, फिर क्या था विसूचिका, विसूचिका में 2-2 बटी था, फिर सर्पदंश में कितना था 3-3 था और सन्निपात में कितना था 4-4 था। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये संजीवनी बटिका हो गया। निम्न औषध भस्म पित्तज ज्वर और जीर्ण ज्वर में उपयोगी है। तो गोदंती भस्म जो होता है पित्तज ज्वर और जीर्ण ज्वर में इसको दिया जाता है। भैषज रत्नावली ने 10 मूलाष्ट जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ था आपको पूरा बहुत ज्यादा डीप निकाल के वही क्वेश्चन आ गया, ये वाजीकरण में इसको दिया हुआ है भैषज रत्नावली। बाकी प्रसूति में ये किसने दिया है, शारंगधर जी ने दिया हुआ है। आगंतुक उन्माद की चिकित्सा, चरक चिकित्सा स्थान आप पढ़ोगे, उन्माद चिकित्सा वहां पे पूरा श्लोक है एक, वहां पर अगध धारण, सिद्ध मंत्र औषध, सत्य आचरण, इसका आंसर ऑल है ना। ये कहाँ का है, चरक चिकित्सा अध्याय है ना, उन्माद चिकित्सा का है। उन्माद वाले चैप्टर में आप देखना वहां पर पूरा एक श्लोक है लास्ट उन्माद के जो लास्ट श्लोक है ना 2-3 लास्ट के, उसमें देखना। तो जल चिकित्सा का जनक बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, लुई कोहेने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948 है ना, एक ही है हमारे यहाँ, कहाँ पर, नई दिल्ली में। प्रीवियस ईयर में कई बार इसको पूछ लिया गया है। रेबीज क्या है, जूनोटिक है ना। तो रेबीज किस प्रकार का है, ये जूनोटिक होता है। अगला क्वेश्चन आता है बेरी बेरी विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन है। राइबोफ्लेविन दूसरा होता है, दूसरा B2, ठीक है, B1 थायमीन। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद क्या है, समाधिपाद। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, कई बार आपको मिला ही है, समाधिपाद पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है। जननी सुरक्षा, अभी जो छत्तीसगढ़ PSC हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 12 अप्रैल था इसका आंसर सही, 12 अप्रैल 2005। शोफ की चिकित्सा नहीं करें तो इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना था। अगर हम शोफ की चिकित्सा नहीं करते हैं तो वो कटसाद होते जाता है, कठिनता से ठीक होगा फिर बाद में, है ना, उसमें पाक हो जाएगा और दोष अवगाढ़ हो जाएंगे, लास्ट में विद्रधि बना देता है। तो इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। अग्निकर्म में सिरा दर्द, स्नायु दर्द बताए थे कि सिराओं में क्या बहता है, रक्त बहता है। तो ये रक्त में क्या होता है, स्राव, है ना, रक्त का स्राव, तो स्राव रुका देता है, स्राव सन्निरोध। ठीक, फिर कौन सा टीका जीवित है, तो 2 कोड बताए हुए थे आपको, BCG है ना, कि उसका बच्चे का जन्म हो रहा है तो बच्चा कैसा है, जीवित है। तो जीवित होने पर ही तो हम उसको BCG लगाएंगे ना। और ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी की, तो नाम में दिया है जिंदगी, है ना, 2 बूंद क्या है, जिंदगी की। तो ये भी जिंदगी से याद कर लेते आप, जीवित, सर ने आपको याद कराया था कोड बना के। तो BCG जीवित है तभी दे रहे हैं जन्म के बाद, और OPV है ना, तो ये क्या है, जीवित वैक्सीन है। यदि संधान, स्कंदन, पाचन, तो क्लास में बताया था कि तीनों से श्रेष्ठ क्या है, सबसे लास्ट में दहन, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर पर अस्कंदमाने रुद्रे संधानानि प्रयोजेत। श्लोक अच्छे से याद रखना, कभी आपसे क्रम पूछा जा सकता है। तो पहले नंबर पर स्कंदन, दूसरे पे संधान, तीसरे पे पाचन, और सबसे लास्ट में हम करते हैं सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा दहन कर्म। सुश्रुत संहिता के अनुसार अग्नि, शार, अंगुली, बाल, नख, अंगुली, है ना, तो अनुयंत्र भी है, उपशस्त्र भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, ये दोनों ना लगाओ, है ना, इसका आंसर क्या होगा, D होगा। पित्तज गण में किस प्रकार का बंधन कर्म निर्देश है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत से बच्चे शिथिलबंध लगाना लगा रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है, पूछ क्या रहा है, पित्तज। आपने जो बंधन का निषेध पढ़ा है उसमें श्लोक दिया है ना, पित्त, अनिल, शार, अग्नि, दुष्टा, जो व्रण है उनमें बंधन नहीं करना। हमको उस पूरा श्लोक में से केवल एक चीज दे दिया है, पित्त, अनिल, शार, अग्नि, दुष्टा, पूरा ना दे के उन्होंने लिख दिया पित्तज दूषित व्रण, उसमें बंधन नहीं करना, इसका बंधन नहीं करना होना चाहिए। जबकि ये शिथिल बंध तो वहां आएगा जब आपसे पूछा जाएगा कि स्थान अनुसार व्रण में अगर पित्त रक्त की दुष्टि है और आपको 2 ऋतुओं का नाम देते हैं ना, ग्रीष्म शरद ऋतु है, फिर आप उसमें कौन सा बंध बांधोगे, तो शीत क्या करेंगे, गाढ़ से सम है, सम से शिथिल है, फिर उत्तरोत्तर वो ढीला करते जाते, वो चीज अलग है ना। तो एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, बंधन नहीं बांधना चाहिए। शस्त्र कर्म में व्यापक
तो हीन छेदन, अतिरिक्त छेदन, त्रियक छेदन और खुद को ही छेद लो, स्वगात्र छेदन इसका चौथा टाइप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुनः छेदन पुनः, ये इसका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो गुदभ्रंश में यंत्र की सहायता बिना, गुदभ्रंश में हम यंत्र का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब गुदभ्रंश, हाँ, सहज अर्श की चिकित्सा दोषानुसार करनी चाहिए, ये दोनों चीजें सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। अब आप जब पढ़ेंगे तो चिकित्सा स्थान में आपको ये रेफरेंस मिलेगा सुश्रुत चिकित्सा में, और सुश्रुत निदान स्थान में आपको ये रेफरेंस मिलेगा। वहां पे लिखा है, स्पेशल स्पष्ट लिखा है कि सहज अर्श में भी हमको दोषानुसार चिकित्सा करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला है ग्रंथि अर्बुद। तो पूरा ट्रिक बनाया था, एक बनाया था वापिक मेसी, क्या था ये? सुश्रुत का ग्रंथि, वातज पित्तज कफज मेदजुर सिराज, ठीक है। फिर हमने बनाया था वापिक रमा में, मतलब एक रमा नाम की लड़की है, रमा में, रमा को क्या हो गया? अर्बुद हो गया है, अर्बुद हो गया है ना। तो वातज पित्तज कफज, रक्तज मांसज और मेदज, तो हमको वातज मेदज कफज दोनों में देखने को मिल रहा है। तो लास्ट टाइम में क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा कोडिंग से पढ़ते हैं ना तो चीजें बहुत अच्छे से याद आ जाती है। भगंदर चिकित्सा के विषय में सत्य है, तो इसमें सभी आंसर था। शंभु कावर्त शल्य निर्गमन, भगंदर असाध्य होता है, ठीक है। उष्णगिरी पित्तज होता है, उसमें हम अग्निकर्म नहीं करते हैं। परिस्रावी में हम वो कौन सा छेदन करते हैं? वो समपत्रक, है ना, ऐसे करके 4-5 नाम अभी जस्ट मुझे याद नहीं आ रहे हैं, उसमें हम करते हैं क्षारकर्म और अग्निकर्म करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। निरुद्ध प्रकृष्ट की चिकित्सा में जब आप सुश्रुत चिकित्सा स्थान देखोगे, सुश्रुत चिकित्सा में दिया है कि उभयमुखी नाड़ी, जो उभयमुखी नाड़ी होती है, लाक्षा की बनी नाड़ी होती है, उससे हम क्या करते हैं? उसमें, है ना, चिकित्सा करते हैं, उसको हम डायलेट करते हैं। निरुद्ध प्रकृष्ट में दोनों तरफ मुख वाली नाड़ी का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर सही क्या होगा? सी होगा। तो ये हमने पूरा आयुर्वेदा का डिस्कशन कर लिया है। इसमें एक क्वेश्चन का जो डाउट है ना, जो मूत्रकृच्छ वाला है, वो निकल के आएगा, ठीक है। और बाकी एक आध दो और हो सकता है, जब भी आंसर शीट आएगी फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।